नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पिछली वीडियोस में भाषा और बोली के शुरुआती खंडों के बारे में बात बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं इसके आगे की ओर। थोड़ा टॉपिक लेंथी है, थोड़ा डाटा भी ज्यादा है, तो मैं और आप मिलके इस तरह से प्रयास करेंगे कि मैं आपको पूरी बात समझा पाऊं और आप पूरी बात मेरी खुले मन से समझ पाएं। ठीक है, चलिए आगे। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने अंतिम समय में पढ़ते समय ये पढ़ लिया था कि बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको अलग अलग अपभ्रंश से लिया गया है। अपभ्रंश क्या होता है कि भाषा का वह आखिरी स्टेज, कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का आखिरी स्टेज, जहां से हिंदी लगभग बन ही गई थी, उस स्थिति को नाम दिया गया है अपभ्रंश। उसके बाद की स्थिति को नाम दिया गया है अवहट्ट और उसके बाद की स्थिति प्राचीन हिंदी में परिणत हो चुकी थी। चलिए देखिए, तो अब हम बात करेंगे कुछ बोलियों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार इस बात को दोहरा लेते हैं कि बोली शब्द की परिभाषा क्या है। तो बोली शब्द की परिभाषा के अंतर्गत हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि बोली का मतलब है स्थानीय लोग जिस भाषा का अपने घरों में या अपने जन समूह में प्रयोग करते हैं, वह भाषा कहलाती है बोली। अब बोलियों में क्या है कि देखो, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि यही बोली उपभाषा बन जाती है। कब बन जाती है? जब इसी बोली का प्रयोग साहित्यिक रचनाओं में किया जाने लगे। तो बोली से बनती है उपभाषा, और उपभाषा ही ऐसे समझो कि कालांतर में शुद्ध होने के बाद बन जाती है परिनिष्ठित, मानक या टकसाली भाषा। ठीक है, चलिए आगे। तो कुछ बोलियों का जिक्र हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, तो इन बोलियों में सबसे पहले जिक्र है कौरवी या खड़ी बोली का। तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इनमें घुमाने वाली बातें मैं करूंगा नहीं, केवल मतलब की बातें करूंगा। तो खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। ठीक है, और वही बात है कि साहित्यिक भाषा बनने के बाद ही इसका नाम पड़ा है खड़ी बोली। कहां कहां? ये आमतौर पर कौरवी बोली जाती है कुरु जनपद। कुरु जनपद कहां है? मेरठ है और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। दूसरी बोली है आपकी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का केंद्र क्या है? मथुरा। मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, धौलपुर, बदायूं, बरेली और इनके आसपास का क्षेत्र। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, फालतू घुमाने की बातें नहीं करूंगा। ठीक है, अगली बोली जिसका जिक्र हमें करना है अवधी। बात को मेरी को समझना, अवधि क्या होती है? तो अवधि यानी अवध। अवध अर्थात अयोध्या में जन्मी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना अभी हाल ही में, ब्रजभाषा कहां जन्मी? मथुरा में। तो दिमाग में रखो, ब्रजवासी, ब्रज क्षेत्र कौन सा है? मथुरा का क्षेत्र, तो वहां से बनी ब्रजभाषा। अवधि बनी है कहां से? अवध यानी अयोध्या से। अयोध्या। अब ये अवधि बोली कहाँ का जाती है? वही आसपास का क्षेत्र, जैसे कि लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, फतेहपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया। ठीक है, पश्चिमी भाग मिर्जापुर का, उन्नाव हो गया, आदि क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है। तो हमें दो ही सवाल समझने, अवधि का केंद्र क्या है? अवध, और प्रमुख प्रमुख कुछ स्थान जहां इस बोली को बोला जाता हो। ठीक है, आगे अगली बोली है बघेली। बघेली का क्षेत्र कौन सा है? रीवा, सतना, मिर्जापुर। मिर्जापुर के पश्चिमी क्षेत्र में अवधि बोली जाती है, ध्यान रखना। बिलासपुर आदि ये क्षेत्र है जहां बघेली बोली जाती है। देखो, बघेली के बारे में दो बातें समझनी है। पहला, क्या के स्थान पर काह का प्रयोग होता है? क्या के स्थान पर काह का प्रयोग होता है। और दूसरी बात, ये सर्वाधिक रीवा और सतना क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन मुख्य बात वही है कि इसका स्थान क्या है और ये बोली कहाँ जाती है। इसके बाद अगली बोली है भोजपुरी। देखो, भोजपुरी कितना बड़ा क्षेत्र बन गया भोजपुरी के लिए आज, है ना। तो भोजपुरी, भोजपुर नामक स्थान अर्थात बिहार की वजह से इसका नाम पड़ा है भोजपुरी।
इसका केंद्र क्या है? भोजपुर। तो कुछ तो डायरेक्ट याद हो जाती है ना, जैसे कौर भी कुरु जनपद से जन्म लेती है, भोजपुरी भोजपुर जनपद से जन्म लेती है, ठीक है। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? गोरखपुर में बोली जाती है, वाराणसी, आरा, चंपारण, वही चंपारण जहां महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किया था, सारण, मिर्जापुर, जौनपुर आदि ये क्षेत्रों में भोजपुरी का बहुत विस्तार से प्रचलन है। अगला है कन्नौजी। कन्नौज कहाँ है? फर्रुखाबाद की तरफ, ठीक। तो कन्नौज कहाँ है? फर्रुखाबाद की तरफ, यानी कन्नौजी का केंद्र क्या है? फर्रुखाबाद। बोली कहा जाती है उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, जैसे कानपुर हो गया, दक्षिण में यमुना नदी का उत्तरी हरदोई क्षेत्र हो गया, पीलीभीत हो गया, तो आदि इन क्षेत्रों में बोली जाती है कन्नौजी। चलिए, तो मैंने कुछ बोलियां जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है उनके बारे में जिक्र कर लिया है। अब हम बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में। तो देखो, हाल ही में जो सम्मेलन होंगे वो तो आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। या हम लोग जिक्र करेंगे केवल प्रारंभिक क्षेत्रों की। जैसे समझना कि हिंदी को एक विशेष स्थान दिलाने के लिए हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित करते हैं। तो हिंदी अपनी राजकीय भाषा है ना, हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, राजकीय और राष्ट्रीय दोनों शब्द अलग अलग है। राजकीय शब्द संवैधानिक है और राष्ट्रीय शब्द संवैधानिक नहीं है, ठीक है, समझो। तो सबसे पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नागपुर, भारत में, सही है। पहला, केवल 2-3 याद करने, सब नहीं। पहला हुआ नागपुर में, कब? जनवरी 1975 में। दूसरा हुआ अगस्त 1976 में पोर्ट लुई नामक स्थान पर जो मॉरिशस में है। तीसरा हुआ आपका अक्टूबर 1983 में, फिर से नई दिल्ली में। चौथा हुआ आपका दिसंबर 1983 में पोर्ट लुई में। पांचवा हुआ आपका पोर्ट ऑफ स्पेन में। आप केवल 5 याद कर लीजिए, यूपीएसआई के पेपर में 5वां पूछा गया था, जो कहां हुआ? अप्रैल 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन में। सभी याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यहां से आगे। तो हम लोगों ने भाषा को पढ़ते पढ़ते अब हम पहुंच गए कहां? व्याकरण पर। तो समझना मेरी बात को ध्यान से, देखो एक चीज बहुत गौर से समझना। देखो, परिभाषाओं को नहीं बदला जा सकता, उनके सामान्य बदलाव करके समझाया जरूर जा सकता है, लेकिन मूल परिभाषाओं में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अथक प्रयास करने के बाद इन परिभाषाओं को जन्म दिया है, उनको सामान्यतः नहीं बदला जाना चाहिए, ठीक है ना, समझना। देखो, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट पढ़ता हूं, फिर अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो परिभाषा है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के शब्दों और वाक्यों का शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण वह विज्ञान अथवा ज्ञान अथवा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना अथवा बोलना सीख जाते हैं। तो किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना ये सिखाता है कौन? हमें? व्याकरण। तो यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि भाषा और व्याकरण का आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि व्याकरण, देखो समझना मेरी बात ध्यान से, जहां व्याकरण को बहुत कम उपयोग में लिया जाए वो कहलाता है बोली, जहां व्याकरण का थोड़ा सा सामान्य उपयोग कर लिया जाए वो कहलाता है आपका क्या? उपभाषा, सॉरी विभाषा, याद है ना, विभाषा। और जहां व्याकरण पूर्णतः प्रयोग में लाई जाए वो क्या कहलाती है? भाषा। इसी को हम लोग परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा या मानक भाषा भी कहते हैं। फिर एक शब्द आया था आपका उपभाषा। तो उपभाषा क्या है कि बोली इतने बड़े लेवल पे पहुंची कि साहित्यिक रचनाएं होने लगे, तो वह कहलाती है उपभाषा। उम्मीद होगी मेरी कि यहां तक मैं आपको ये बात बता पाया हूंगा। तो हम यहां से समझ गए। तो बोली और व्याकरण और भाषा का एक बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भाषा में शुद्धता बिना व्याकरण के नहीं आ सकती है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं।
अब देखो व्याकरण के अंग हम लोगों ने पढ़ा था भाषा, तो भाषा में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाषा बनी है भाष धातु से, अर्थात बातचीत का जरिया, भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं उसे कहते हैं भाषा। तो हम लोगों ने भाषा के अंग पढ़े थे, कितने पढ़े थे? 5। पहला तो आपने भाषा का मूल अंग क्या पढ़ा था? ध्वनि। दूसरा भैया आपने भाषा का अंग क्या पढ़ा था? वर्ण या अक्षर। बात को मेरी को समझना। तीसरा आप पढ़ लीजिए लिपि, इन सब के बारे में चर्चा कर चुका हूं मैं। चौथा आप पढ़ लीजिए लिपि के बाद बना शब्द, वर्णों का सार्थक मेल शब्द, और शब्दों का सार्थक मेल कहलाया वाक्य। तो यहां से हम लोग ये समझ पाए कि जिस प्रकार से भाषा की अपनी परिभाषाएं और भाषा के अपने अंग थे, उसी प्रकार से व्याकरण की अपनी परिभाषा और व्याकरण के अपने अंग हैं। ठीक है, तो व्याकरण के कितने अंग? 4। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। व्याकरण मूलतः इन 4 खंडों पर चलती है। देखो वर्ण विचार के आप लोगों ने पढ़ा था, वर्ण या अक्षर है क्या? तो वर्ण या अक्षर ध्वनि का लिखित रूप है। जब ध्वनि का लेखांकन किया जाता है, चित्र लिए जाते हैं लिपियों से और लिखना कहलाता है वर्ण या अक्षर। वर्णों या अक्षरों को मिला के अगर अर्थपूर्ण बना दिया जाए, 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का अर्थपूर्ण समूह जिसको वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाए, पद कहलाता है। याद रखना, शब्द और पद में समानता है डेफिनेशन के अनुसार, विभिन्नता है प्रयोग के अनुसार। डेफिनेशन दोनों की सेम है। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह। पद की परिभाषा क्या है? वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद कभी स्वतंत्र नहीं होते। इसीलिए अगर पूछा जाए कि भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है, तो जवाब देना है शब्द, और भाषा की मूल इकाई क्या है, तो जवाब देना है ध्वनि। दोनों सवालों को अलग से समझना। ठीक है, समझो। अब शब्दों या पदों का सार्थक समूह, आमतौर पर शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाया? वाक्य। तो आगे की क्लासेज में हम वर्ण विचार यानी वर्णमाला पढ़ेंगे। फिर वर्णमाला पर आधारित एक और टॉपिक है हमारा संधि, उसे पढ़ेंगे ऐसे करके। फिर शब्द पर आधारित टॉपिक, फिर पद पर आधारित टॉपिक और फिर वाक्य पर आधारित टॉपिक्स को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहां तक ये बात आपको पकड़ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ ऐसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सवाल है जिनका मैं जल्दी जल्दी सीधा सीधा जिक्र कर लेता हूं, आप इनको सुनते चले जाइए। 2, 3, 4 बार सुन लेंगे तो ये डाटा आपको याद हो जाएगा। ठीक, कुछ सवाल है, सभी नहीं, कुछ। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया है हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का। कहां से लिया गया है? संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से बनाया गया है हिंदी। इसका पहला जिक्र कहां मिला? अल हिंद नामक ग्रंथ में, जिसके रचनाकार अल बरूनी है। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास, वही होंगे सब। भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा है, तो जो भी राजभाषा से संबंधित जिक्र है वो सब कहाँ है? अनुच्छेद 343 से 351 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 के प्रथम भाग 343 क में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, जिसकी लिपि देवनागरी एवं अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, देखो देवनागरी से हमने ली हिंदी, तो देवनागरी लिपि को हम लोग देववाणी भी कहते हैं, देववाणी। ठीक है, या वेदवाणी। संस्कृत भाषा में, संस्कृत में भी, संस्कृत को भी कहीं कहीं देववाणी और वेदवाणी कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, ये वाली बातें भी आप आराम से समझते चलेंगे।
खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी भी है। क्यों है कौरवी? कुरु नामक जनपद से उत्पत्ति होने के कारण। मैं रिवाइज करा रहा हूं जल्दी, ठीक है। खड़ी बोली को अभी तक राष्ट्रभाषा का आधिकारिक दर्जा नहीं मिला, यानी कहीं कहीं की भी राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला पॉइंट कि राजभाषा शब्द कैसा है? संवैधानिक, और राष्ट्रभाषा शब्द कैसा है? असंवैधानिक। हम लोगों ने पढ़ा था ना 1963 में प्रयास तो किया गया था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, लेकिन समस्या वही थी कि संपूर्ण भारत में हिंदी बोली नहीं जाती है। तो जब एक ही भाषा पूरे देश में प्रचलन में न हो तो उसको राष्ट्रभाषा बना पाना संभव नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर को, जबकि, ठीक है, समझिए दोबारा, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अतः 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो दोनों सवाल अलग अलग हैं, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। बढ़िया, आगे की बात मैं यहां से आगे कर लेता हूं। अच्छा, एक सवाल को समझना है, हिंदी कैसी भाषा है, प्रकृति कैसी है? तो जवाब देना अक्षरात्मक, यानी हिंदी पढ़ा ना हम लोगों ने, हिंदी किस पर आधारित है? वर्ण या अक्षरों पर, इसीलिए हिंदी अक्षरात्मक भाषा है, ठीक है। आगे समझना। अच्छा, लेकिन आकार की दृष्टि से हिंदी कैसी भाषा है? अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। आकार की दृष्टि से हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक भाषा। ध्यान से समझना, आकार की दृष्टि से हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक भाषा। अर्थात जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, वो जैसे संस्कृत योगात्मक भाषा है, उसमें विभक्ति चिन्ह सा, सी, का, की, नान, ये सब शब्द के साथ ही लग जाते हैं। लेकिन हिंदी में विभक्ति चिन्ह, जैसे हमने बोला राम ने आम खाया है, तो आप राम शब्द अलग लिखते हो और ने शब्द अलग लिखते हो। तो इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि हिंदी आकार की दृष्टि से कैसी भाषा है? वियोगात्मक भाषा है, ठीक है। चलिए आगे। राजभाषा का संबंध हम लोगों ने पढ़ लिया, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक है। लेकिन राजभाषाओं का जिक्र संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची में है। इसमें पहले 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाएं थी। कौन कौन सी, इसके लिए आप पुरानी वाले वीडियो को देख लीजिए। अगला पॉइंट है, देखो, बाला साहब गंगाधर खेर, जिन्हें हमने वीजी खेर नाम से प्रचलन में लिया है, की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग बनाया गया 7 जून 1955 को। सीधा सीधा सवाल है, तो पहला राजभाषा आयोग के अध्यक्ष वीजी खेर कब बनाया गया? 7 जून 1955 को, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करी। तो सीधा सीधा सवाल होगा कि पहला राजभाषा आयोग कब बनाया गया? 7 जून 1955 को। उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। बीजी खेर उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 31 जुलाई 1956 को, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ और फैक्ट्स हम लोग समझ लेते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। फिर अगला फैक्ट है कि सितंबर 1957 में, ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी 31 जुलाई 1956 को। अगला फैक्ट है, सितंबर 1957 में 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, सितंबर 1957 में 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इसमें 20 सदस्य लिए गए लोकसभा से और 10 सदस्य लिए गए राज्यसभा से। तो एक संसदीय राजभाषा समिति बना दी गई, जिसकी पहली बैठक 16 नवंबर 1957 को हुई और गोविंद बल्लभ पंत, जिनको हम लोग जीबी पंत नाम से प्रचारित करते हैं, उसके सभापति बने। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करी। तो देखो, दोनों सवाल अलग अलग हैं।
राजभाषा आयोग कब बना वो सवाल अलग है, और संसदीय राजभाषा समिति कब बनी वो सवाल अलग है। तो अगर पूछा जाए कि राजभाषा आयोग कब बनाया गया, पहला 7 जून 1955 को। अध्यक्ष कौन थे उसके? बीजी खेर। अध्यक्ष कौन है उसके? बीजी खेर, ठीक है। और इन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 31 जुलाई 1956 को। पहली संसदीय राजभाषा समिति कब बनाई गई? सितंबर 1957 में, ठीक है। जिसमें कितने सदस्य थे? 30 में कौन कहां से वर्गीकृत करेंगे? तो 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को प्रस्तुत करी। क्लियर है मेरी बात? चलिए यहां तक। तो आप ये पहली संसदीय राजभाषा समिति और पहले राजभाषा आयोग वाली बातें समझ गए होंगे। अगला पॉइंट, राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी को ज्यों का त्यों बनाने का प्रयास किया गया तथा इसकी अवधि को संविधान संशोधन द्वारा 15 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो समझना ध्यान से, हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, 1963 में लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा लाया गया था ना प्रस्ताव संसद में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको पिछली क्लासेस में कि लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं सरकारी, कम ज्यादा भी हो सकता है, तो जो अपनी उसी भाषा में काम कर रहे थे, अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाता तो कामकाज की भाषा भी हिंदी हो जाती और वहां दिक्कत खड़ी हो जाती। इसलिए फिर अंग्रेजी को अगले 15 वर्षों के लिए सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया गया, ठीक है। आराम से समझ। अब देखो, किसी भी भाषा के सामान्यतः 3 सोपान होते हैं, मतलब 3 चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले भाषा जन्म लेती है बोली के रूप में, जहां व्याकरण का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है। फिर ये बन जाती है भाषा, ठीक है, जहां व्याकरण उपयोग होने लगती है। फिर ये बन जाती है मानक भाषा, टकसाली भाषा या परिनिष्ठित भाषा, जहां पूर्णतः शुद्ध बन जाती है, अर्थात इसमें साहित्यिक रचनाएं लगातार होने लगती है, तो वह भाषा बन जाती है फिर मानक भाषा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है पीछे भी, कि अगर किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगे, कोई बोली इतने बड़े लेवल पर प्रचारित हो जाए कि उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगे, तो वह बोली बन जाती है उपभाषा। उम्मीद है आपको ये वाली बात पकड़ में आई होगी। अगला पॉइंट है कि हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। मैंने बोला था अभी कि भोजपुरी बृहद क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट, 8वीं अनुसूची में अभी भोजपुरी का वर्णन नहीं है, कहीं भी नहीं है। 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं पिछली वीडियो में मिल जाएंगी। ब्रज भाषा देखो साहित्यिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बोली है, क्योंकि ब्रज भाषा में कई सारे साहित्यों की रचना की गई है। बढ़ूं आगे समझना। अवधि कहां से जन्म लेती है? अवध से। अवधि भारत के बाहर सबसे ज्यादा बोली जाती है फिजी में। भारत के बाहर सर्वाधिक इस बोली का प्रचलन कहां है? फिजी में। आगे खड़ी बोली अर्थात खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना देने का काम किसने किया है? अमीर खुसरो ने। तो सबसे पहली रचना अमीर खुसरो द्वारा लाई गई जो खड़ी बोली हिंदी में थी। आगे देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। हमने पढ़ रखा है ना, ब्राह्मी लिपि को ब्राह्मी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई, ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार करी गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई। और हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ है जिसके तहत तमिलनाडु या श्रीलंका में ये साक्ष्य मिले हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका से ये साक्ष्य मिले हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ये वाली लिपि प्रचलन में थी, ठीक है। हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी शुरुआत होती है 1000 ईस्वी से, ये भी मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मालवी है, तो रटने की जरूरत नहीं, मालवा से बन गया मालवी, ऐसे करके काम हमारा चल जाए। सभी शब्दों को रटना नहीं है, बहुत सारे शब्द हम लोग सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे एक चीज,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये वह समिति है जिसने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया। पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया 1953 में। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, 14 सितंबर 1949 में। और पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को। ठीक है, भारत में जो हिंदी भाषी राज्य है उनकी नाम क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। कुछ इस तरह के राज्य हैं जहां हिंदी भाषा प्रचलन में है। उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है। हिंदी की जननी, हिंदी का विकास, हिंदी का स्रोत कहां से आया है? संस्कृत से। अरे मेरी बात समझ में? चलिए बढ़िया, आगे की बात समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो क्या है, बात को समझना। भाषा के 3-4 चरण और है, इनको थोड़ा और ध्यान से समझ लीजिए, इसके साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने प्रयास तो इस तरह से किया है कि किसी भी परीक्षा में अगर कोई सवाल आए तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए डाटा से मिल जाए, लेकिन ये मिलेगा तभी जब मैं और आप दोनों मिलकर एक प्रयास करेंगे। ठीक है, बिजली का बल्ब होता है ना, बल्ब कभी भी केवल पॉजिटिव करंट से नहीं जलता, उसके लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों ही तारों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी तभी सार्थक होगी जब आप इसे पढ़ने, सीखने, समझने और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको 4 चरणों से गुजरना है। ठीक से पढ़िए, ठीक से सीखिए, ठीक से सीखेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए, और फिर अगर समझ में आता है तो इंपोर्टेंट डाटा को याद करने का प्रयास कीजिए। फिर आप देखिए, किसी भी परीक्षा में कोई भी सवाल मेरे द्वारा पढ़ाए हुए डाटा से बाहर नहीं हो सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। समझना, अयोगात्मक भाषा, अगला शब्द है अयोगात्मक भाषा। अयोगात्मक मतलब समझना, ध्यान से गौर से समझो कि वे शब्द जहां मूल शब्दों में कुछ भी जोड़ा न गया हो, वे शब्द अपने मूल स्वरूप में ही प्रचलन में हो तो भाषा कहलाती है अयोगात्मक। ठीक है, फिर आगे का पॉइंट है अश्लिष्ट भाषा। अश्लिष्ट भाषा, अश्लिष्ट भाषा कौन सी होती है? जिसमें प्रत्यय लगा हुआ, प्रत्यय प्रधान भाषा कहलाती है अश्लिष्ट भाषा। बात को मेरी को समझना, ऐसी भाषा जहां प्रत्यय का जिक्र हो उसको हम लोग कहते हैं अश्लिष्ट भाषा। तो मुख्य बात जो है वो यहां से, अब समझो आराम से, देखो ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो मिलके बात करते हैं। अश्लिष्ट भाषा, अश्लिष्ट भाषा कैसी है? जिसमें प्रत्यय प्रधान भाषा हो, अर्थात जहां प्रत्यय का उपयोग करना अनिवार्य हो। तो ऐसी भाषा जहां प्रत्यय का प्रयोग करना अनिवार्य है उसे कहते हैं अश्लिष्ट भाषा। अब देखो इसमें एक है अश्लिष्ट पूर्व योगात्मक भाषा। शब्द क्या है? पूर्व योगात्मक, यानी प्रत्यय कहां लगेगा? मूल शब्द के पूर्व में, मूल शब्द के पहले अगर प्रत्यय लगा हो तो उसे कहते हैं अश्लिष्ट पूर्व योगात्मक भाषा। अगला है अश्लिष्ट मध्य योगात्मक भाषा। प्रत्यय कहां लगा होगा? बीच में। ठीक है ना, प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, यहाँ प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। ठीक है, अश्लिष्ट अंत योगात्मक भाषा, यानी प्रत्यय प्रकृति के अंत में लगेगा। एग्जाम्पल अभी समझा दूंगा। ठीक है, अश्लिष्ट पूर्वांत योगात्मक भाषा, पूर्वांत यानी पूर्व और अंत दोनों ओर, पहले और लास्ट में दोनों ही स्थानों पर प्रत्यय लगा हो तो उसे कहते हैं अश्लिष्ट पूर्वांत योगात्मक भाषा। ये वाली बात आपको समझ में आई? बढ़िया, मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करता हूं, दोबारा समझना। अश्लिष्ट भाषा कौन सी है? जहां प्रत्यय लगाना अनिवार्य हो।
अश्लिष्ट पूर्व योगात्मक जहां प्रत्यय शब्द प्रकृति से पहले लगता हो, जैसे काफिर और जुलू। अश्लिष्ट मध्य योगात्मक जहां प्रत्यय बीच में लगता हो, जैसे संथाली। अश्लिष्ट अंत योगात्मक जहां प्रत्यय अंत में लगता हो, जैसे कन्नड़। अश्लिष्ट पूर्वांत योगात्मक जहां प्रत्यय पहले और अंत दोनों में लगा हो, जैसे मफूर। ठीक है, तो यहां से आपको अश्लिष्ट भाषा के बारे में जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद है आपको ये अश्लिष्ट वाली बात समझ में आई है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो एक आखिरी पॉइंट इस टॉपिक का, पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर भाषा के कितने रूप हैं? 6। कौन कौन से? सबसे पहले करने होगी पद रचना। पद रचना से करेंगे आप वाक्य की रचना। वाक्यों की रचना के बाद आपको जरूरत होगी ध्वनि की। ध्वनि के बाद अर्थ, अर्थ के बाद शब्द और शब्द के बाद स्थानिक समीपता। ये भी जरूरी है कि कौन सा वर्ड किसके समीप रखा जाएगा। तो अगर पूछा जाए पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर भाषा के कितने रूप है, तो 6। कौन कौन से? ध्वनि, शब्द, पद, अर्थ, वाक्य और स्थानिक समीपता। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, यहां तक आपको देखो मैंने पूरा टॉपिक बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो यहां तक आप पढ़िए। मुझे फालतू बोलने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं आपको पूरा प्रयास करता हूं पढ़ाने का। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको डाटा समझ में आया होगा। मिलते हम लोग अगली क्लास में वर्णमाला चैप्टर के साथ। बढ़िया चैप्टर है, आप पहले इसको ध्यान से पढ़िए, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हम लोग अगली क्लास में।